तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमारे पास कोई कैपेसिटर होता है, तो आप उस पे ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चार्ज स्टोर करा सकते हो। चार्ज जो स्टोर कराते हो उसकी भी लिमिटेशन होती है। चार्ज जो स्टोर कराते हो उसकी भी लिमिट्स होती हैं। ऐसा नहीं है अनलिमिटेड चार्ज स्टोर नहीं करा सकते हो। तो कैसे क्या लिमिट्स होती हैं बच्चों? एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ज़्यादा चार्ज स्टोर कराया तो बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज लीकेज चालू हो जाएगी, ये बताया था हमने। तो शायद लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला भी बता दिया था आपको, C इक्वल टू क्यू बाई वी। याद आ रहा है बच्चों? ये फॉर्मूला बताया था हमने आपको, यस सर। ठीक है। और हमने आपको बताया था गुड कैपेसिटर वो होता है जो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ज़्यादा चार्ज स्टोर करा सके। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अरे सर याद आ गया सब। सब याद आ गया ना? अच्छा, हाँ। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल तो प्लेट। एक फॉर्मूले से याद आ गया था सब, जब आपने बोला C इक्वल टू क्यू बाई हाँ वी। जी, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके। क्या होता है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसमें दोनों प्लेट्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ऐसे भी दिखा सकते हो आप इसको, और चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये दो प्लेट्स होती हैं और ये दो प्लेट्स हैं। प्लेट एरिया इसमें ए है और प्लेट सेपरेशन इसमें डी है, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मतलब कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब प्लेट एरिया क्या है और प्लेट सेपरेशन क्या है। और शायद हमने आपको जाते जाते एक फॉर्मूला भी बताया होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ऑल्दो ये डिराइव करना है बच्चों अभी हमें फिलहाल। तो लेट अस टेक वी हैव अ कैपेसिटर। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, और इसकी दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराया जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर कराया जाएगा। इसमें जो कैपेसिटर है हमारा, उसके अंदर जो प्लेट एरिया है वो ए है और प्लेट सेपरेशन डी है। प्लेट एरिया समझ में आ गया बच्चों? प्लेट का एरिया और डी प्लेट का सेपरेशन। अब आमतौर पे कैपेसिटेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था चार्ज कितना स्टोर हुआ है, और वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। अच्छा अच्छा, एक रिलेशन हमने आपको बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। ये एक रिलेशन बताई थी हमने आपको। तो अगर हम ये रिलेशन यहाँ यूज करें तो अगर हमें दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस को आप चाहे डेल्टा की फॉर्म में लिखो चाहे वी भी लिख सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? आ रही है सर। यस सर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप चाहे डेल्टा भी लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो। ऑल दो वैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर वी तो पोटेंशियल होता है, वी को पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लिख रहे हो? तो ये बात सही है बच्चे, बट वी को कई बार पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी ले सकते हैं कई बार। ये नोटेशन अजीब सी चीज है, पोटेंशियल को भी वी ले लेते हैं ये लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी ले लेते हैं। तो आप लिख सकते हो ऑल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और प्लेट सेपरेशन क्या है यहाँ पर? यहाँ डेल्टा आर की जगह प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। तो दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ऊपर वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कब पढ़ा था हमने? पहले पढ़ा था बच्चों फॉर्मूला। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इसमें काफी कुछ चीजें पढ़ी थी, इसकी न्यूमेरिकल वगैरह भी किए थे क्लास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में क्या होती है बच्चों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कब पढ़ा था? ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। हमने बताया था कि हमारे पास जैसे मान लो एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेफ्ट साइड में क्या होगी? बताता हूँ। तो देखो ये ऐसे पढ़ा था हमने, ये प्लेट्स हैं। तो ये सब पढ़ाया था जो रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सब बताया था आपको, और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सब हमने। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में बताया था आपने। हाँ, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इसमें सिग्मा क्या होता है? इसमें सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये हो गया, और एप्सिलॉन नॉट और डी आ गया, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ये आ गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला आया है वो हम उसको ले जाके फाइनली ऊपर पुट कर देंगे। ऊपर कहाँ? वहीं ऊपर कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले में।
इधर, क्या रिजल्ट आएगा? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, V क्या हो जाएगा? क्यू डी, और एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया बच्चों? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मतलब मेनली किस पे डिपेंड करता है? उसका प्लेट एरिया क्या है और प्लेट सेपरेशन क्या है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर मतलब अगर प्लेट का एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा? बताओ बच्चे, इसका अगर प्लेट का एरिया बढ़ेगा, अगर ये प्लेट होंगी, ज्यादा एरिया होगा तो क्या होगा? इसका मतलब क्या फायदा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब बच्चे? अब वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। ठीक है, यस सर। तो अगर आप प्लेट का एरिया बढ़ा दो, प्लेट एरिया इंक्रीज कर दो, या फिर और क्या कर सकते हो? प्लेट डिस्टेंस कम कर दो, सेपरेशन डिक्रीज कर सकते हो। दोनों से ही एक तरीके से देखा जाए, मतलब अगर ये कम कर दो तो C बढ़ जाएगा, दोनों से ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ऑल्दो ये हमारे सामने आता है इससे। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए बच्चों। खैर, इसमें जो प्लेट्स के बीच में है वो एयर है। अगर हम लोग एयर के अलावा कोई और मीडियम यूज करते हैं, जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया या आपने कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो आमतौर पर बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर कुछ इंसुलेटिंग डाल दें या कुछ भी डाल दें तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? कोई इंसुलेटिंग मीडियम डाल दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है बच्चों। अब चलो अच्छा, वैसे तो मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा, कोई मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछूंगा कि कैपेसिटेंस बढ़ क्यों जाता है, बट पहले मैं मैथमेटिकली समझा दूं आपको मैथमेटिक्स के बेसिस पे। तो मैथमेटिक्स के बेसिस पे कैसे होता है, देखो बच्चों, हमने पहले चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने कहा था एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये ऊपर आ जाता है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या आ जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक रिलेशन थी हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में, और हम इसे कई बार ये भी कह सकते थे कि जो एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी एप्सिलॉन आर है, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, उसे के भी लिख सकते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। उससे फॉर्मूला ये हो जाता है हमारा, अगर एप्सिलॉन आर की जगह हम क्या लिख देते? के लिख देते, तो ये फॉर्मूला आया था। अब देखो, वैसे अगर कैपेसिटर है हमारे पास, तो आमतौर पर कोई कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस आप निकाल रहे हो, तो अगर उसके बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ जाएगा नॉर्मली। बट अगर कोई मीडियम है, एयर नहीं है, एयर के अलावा कोई मीडियम है, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन M आएगा। अभी एप्सिलॉन M क्या, कोई बच्चा बताएगा? व्हाट इज एप्सिलॉन M? K into epsilon naught. वो बच्चे एप्सिलॉन M क्यों लिखा गया यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन M क्यों आया है? क्योंकि हमने एयर तो क्योंकि मीडियम यूज किया है ना, मटेरियल लगा देना, क्योंकि हम मीडियम यूज कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट तो तब यूज करते हैं जब मीडियम, बीच का मीडियम एयर हो या फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, तो यूज करते हैं। बट अब आपने क्या किया, वो मीडियम चेंज कर दिया। नाउ द न्यू मीडियम इज इंसुलेटिंग। कोई और अनदर मीडियम, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक में अब आप क्या करोगे? डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा कि अब आप उसकी परमिटिविटी पुट करोगे। समझे नहीं समझे बच्चे? बोलो, डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी लोगे। एप्सिलॉन समझे? सर ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी पुट कर देंगे हम। क्या हो जाएगा भाई? एप्सिलॉन M लिख दिया हमने। एप्सिलॉन M को क्या लिख सकते हैं बच्चे? एप्सिलॉन M की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? K into epsilon naught. K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिख सकते हैं। ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कैपेसिटर प्लेट्स हैं, तो अगर वो खाली हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है। और अगर उस हेलो प्लेट्स सर, के, हाँ बच्चे बोलो 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 भाई बोलो। और अगर उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल ली के कांस्टेंट की, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो होगा के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा बोल रहा था यार, बोलो। हेलो, समझ में आ गया बच्चों? समझे बच्चों? आवाज है? Yes sir. एक बार फिर से बता देना। फिर से बता देते हैं बच्चे। देखो, अगर एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है।
एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। बट अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जाए, तो के टाइम्स हो जाता सर है। आवाज आ रही है? हाँ बच्चे, आ रही है, आवाज आ रही है। सर मेरा नेट पता नहीं क्या हो गया, मेरे नेट को तेरे साहब की आवाज ही नहीं आती। किसके किसके नेट, कौन बोल रहा है? आप सर मैं शिवाय। शिवाय, अच्छा अच्छा। अब आइए सर। आप रीजॉइन हुए बच्चे, आप आउट हो गए थे। हाँ सब आउट इसलिए होता है कि बहुत देर ट्राई कर रहा था पर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा, आगे बढ़े। आप सुन रहे हो बच्चे? दोबारा से बच्चे रिपीट कर देते हैं। अगर कोई कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर उसमें जो प्लेट्स के बीच में खाली एयर है, सिंपल एयर है, तो ये होगा। बट अगर आप उसके अंदर कोई मीडियम डालते हो, इंसुलेटिंग मीडियम डालते हो, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और सिर्फ सी को? सी को कैपेसिटेंस कहते हैं बच्चे, सी फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है। डी प्लेट सेपरेशन, डी जो है हाँ प्लेट सब का, समझ गया था, ए तो आप प्लेट लास्ट एरिया। टाइम बता देता। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक कैपेसिटर है हमारे पास, ये जैसे मान लो इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। आपने क्या किया? आपने जैसे इसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी था, आपने क्या किया? आपने प्लेट सेपरेशन हाफ कर दिया। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका कांस्टेंट है 3। अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ? सर वो ए, हाँ थोड़ी सी कट। बोलो अच्छे बोलो। But 24 microfarad. पक्का? यस सर यही है 24 माइक्रोफैराड। चलो अच्छे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहले जो कैपेसिटेंस है बच्चों, वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वो है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, लिख दिया ऐसे। और हेलो, आ रहे हैं ना बच्चों समझ में? अब जो नया कैपेसिटेंस है वो सी डैश हो गया, वो है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी नहीं डी बाई 2। ठीक है बच्चों? Yes sir. जो पहला कैपेसिटेंस था वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, वो 4 माइक्रोफैराड था। अब जो नया कैपेसिटेंस है वो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई 2। डी बाई 2 के लिए कोई बच्चा बताएगा? सर हाफ हो गई ना। सेपरेशन हाफ हो गई। प्लेट सेपरेशन हाफ है ना। ठीक है, तो अब ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। और के की वैल्यू कितनी है भाई? के की वैल्यू पुट कर देते हैं। के कितना है? 3 है। केवल 3। 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इस दोनों को, या फिर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो। कितनी है भाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू कितनी है? बोलो भाई। 4 माइक्रोफैराड। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 4 के बराबर, तो सी डैश क्या हो जाएगा? सी डैश इज इक्वल टू 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 4 के बराबर है। 24 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 24 माइक्रोफैराड आ जाएगा। समझे? यस सर। 24 माइक्रोफैराड आ जाएगा नया कैपेसिटेंस। तो ये आ गया। अच्छे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बच्चों एक छोटा सा और डेरिवेशन कर लेते हैं इसी में, ऑल दो आगे करते हैं। हाँ, क्या डेरिवेशन है? देखो बच्चे, अगर जैसे मान लो ये
एक कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों, इसमें थोड़े से रीजन में हमने कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। समझ रहे हो बच्चे, सुन रहे हो? यस हेलो, सर। अब कैसे करेंगे? वही पूरा का पूरा अपनाएंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है, और C इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। अब V की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, बट यहाँ सेपरेशन हम लोग D नहीं लेंगे, सेपरेशन D माइनस T लेंगे। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया हमने? कोई बच्चा बताएगा? सर ऊपर सर एक बार सर वो आप बताना। ऊपर तो हमने जब किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेपरेशन को डी लिया था, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी लिया था। यहाँ जब हम वो लोग नहीं सर, वो नहीं हाँ, सर, वो टी, वो उधर जहाँ पे टी लिखा हुआ है ना आपने, हम्म, ये हमें आगे क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझा रहे थे, सेकंड क्वेश्चन ये आपने यहाँ पर क्या बोला था, तो उसके देखो बाद बच्चे, वो। मान लो एक कैपेसिटर है, आमतौर पे कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आमतौर यस पर, सर। बट आपने एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी बीच में, टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। हाँ तो सर तभी तो डी माइनस टी हुआ। तो अब क्वेश्चन ये आया, यहाँ पर फॉर्मूले में V इज इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी क्यों लगाया गया? वाई? अच्छा वी, अच्छा वी इनटू वी इज इक्वल टू ई इनटू डी माइनस टी। कोई बच्चा? सर शायद हम डिस्टेंस बिटवीन द तो प्लेट्स, चेंज है ना सेपरेशन बिटवीन शायद। द प्लेट्स लेते हैं ना, तो बीच में तो स्लैब डली हुई है इसलिए। देखो बच्चे, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? सर ई किसके लिए स्टैंड करता है इसमें? ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यार पढ़ नहीं रही हो क्या? रिवाइज रिवाइज करो भाई, कॉपी पे लिखा करो यार। अगर सर और सर डेल्टा एक्स है स्लैब के क्या? अंदर वो होता है। सर कैपेसिटेंस जाएगा ही नहीं, तो इसलिए सर डी माइनस टी लिया है, क्योंकि सर उसकी थिकनेस को हटाएंगे ना। देखो बच्चे, वो तो मुझे पता, फॉर्मूला क्यों लगा सुनो पर ये सुनो वाला सुनो पूरा। सुनो 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 भाई, सुनो सुनो बच्चे, सुनो सुनो अरे भाई एल की जगह लगा लो। सुनो सुनो बच्चे, अलग अलग ज्ञान मत दो। इधर देखो, इधर देखो, देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, ऐसे होता है। तो जैसे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। तो कंडक्टिंग स्लैब के दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। वो इसलिए जो पूरा रीजन है उसमें, जैसे डी रीजन में पूरा रीजन डी है, बट टी रीजन में कंडक्टिंग स्लैब है, तो कंडक्टिंग स्लैब में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो कंडक्टिंग स्लैब वाले रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। समझे नहीं समझे? इसको इस तरीके से समझो आप। आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एयर वाला निकालना है, प्लस कुछ रीजन में एयर है और कुछ रीजन में स्लैब है। दिख रहा है बच्चों नीचे? अरे भाई देख रहे हो? हेलो, यस सर। दो रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एक रीजन में जिसमें एयर है, एक में स्लैब है। एयर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। तो कितने रीजन में एयर है? डी माइनस टी रीजन में एयर है, तो डी माइनस टी में एयर हो गई पूरे। और स्लैब कितने रीजन में? टी रीजन में। बट स्लैब के लिए अगर ई इंटू डिस्टेंस लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और कितनी स्लैब? टी थिकनेस की है, तो वो जो कंडक्टिंग स्लैब वाला था वो तो जीरो हो गया, तो बचा क्या? ई इंटू डी माइनस टी। अब समझे या नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर। देखो भाई, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह का पोटेंशियल डिफरेंस, हर मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आता है। जैसे यहाँ दो मीडियम है, अगर दोनों प्लेटों के बीच में दो मीडियम पड़ रहे हैं, एक तो मीडियम एयर पड़ रहा है ओवरऑल देखा जाए, और एक मीडियम पड़ रहा है कंडक्टिंग स्लैब का, तो हर मीडियम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग निकाल के ऐड किया जाता है। ये समझे बच्चों? ये नीचे दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है? अलग अलग ऐड किया दोनों को, नेट पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों को लिया गया है। पर स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा स्लैब का, तो यहाँ डी माइनस टी आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे फॉर्मूले में आगे जैसे डेरिवेशन किया था, ऑल्दो डेरिवेशन करना नहीं बच्चों आपको, तो अगर आपने स्लैब डाल रखी है टी थिकनेस की, ऐसे टी थिकनेस की, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है और आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी।
समझे नहीं समझे बच्चे, बोलो समझे नहीं समझे। समझ गए सर। अगर स्लैब है, सर हाँ एक बोलो। बार दोबारा बता दो। हाँ अच्छा, सर हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर अगर कंडक्टिंग की जगह इंसुलेटिंग स्लैब वो होती तो? बताएंगे बच्चे, वो भी बताएंगे, रुक जाओ, धीरे धीरे सब बताएंगे। देखो देखो बच्चे, कंडक्टिंग स्लैब डाली हमने, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नहीं रहेगा, डी माइनस नीचे डी माइनस टी आ जाएगा। डी प्लेट्स का सेपरेशन है, टी थिकनेस है। समझे बच्चों या नहीं समझे, बोलो भाई। आ गया। समझ गए सर। मैंने डेराइव नहीं किया भाई, मैंने कहा बस इसको ऐसे करते हैं तो आगे फॉर्मूला आ जाता है। इसका डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन नहीं दिखा रहा बच्चे में, पूरा डेरिवेशन वगैरह आता नहीं है कुछ भी। और अगर देखना है तो नोट्स में दिया हुआ है, देखो यहाँ दे रखा होगा, इसमें पूरा करके दिखा रखा होगा, ये रहा। ये फोटो इंटरचेंज हो गई है, ऊपर वाली नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर आ गई है। ये हो जाएगा बच्चे, ऐसे आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगर मान लो पूरे रीजन में इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी होती है तो बात अलग होती है। पूरे रीजन में इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी होगी, जैसे ये पूरा रीजन है, इसमें इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी, तो कैपेसिटेंस हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो ये पढ़ा। और अगर खाली होता है तो क्या होता है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ रहे हो बच्चों। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर थोड़े से रीजन में कंडक्टिंग स्लैब डाली तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, ये कंडक्टिंग है। अब आखिरी ये पढ़ते हैं, थोड़े से रीजन में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दी तो क्या होगा, थोड़े से रीजन में, थोड़े से रीजन में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी तो क्या होगा, ऐसी। सर हाँ बोलो बच्चे, बोलो बच्चे बोलो। जीरो नहीं होगा ना, जीरो तो ना होगा उसमें, ई जीरो तो ना होता है इंसुलेटिंग। इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, बताते हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चे, फिर से वही चालू होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी करोगे। V निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको जैसे बताया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है टोटल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप एयर वाला भी लोगे, प्लस जो स्लैब के अंदर है वो भी लोगे, स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस भी लोगे। तो अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ये लोगे तो एयर का तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E है नॉर्मली, और सेपरेशन कितना है, D माइनस टी है। समझे बच्चे, कितने रीजन में एयर है, ये समझ में आया, D माइनस टी रीजन में एयर है, समझे नहीं समझे। अरे यार टी थिकनेस की है तो बाकी बचे हुए रीजन में एयर है, इस रीजन को छोड़ के, स्लैब को रीजन छोड़, स्लैब को छोड़ के बाकी क्या बचा, D माइनस टी बचा। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस स्लैब का लोगे तो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, अगर इंसुलेटिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है E बाई के टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आमतौर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आमतौर पे, जैसे, ठीक है। बट अगर मीडियम चेंज हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स हो जाती है। जैसे ये एक इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इंसुलेटर में क्या होगी, E बाई के होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिगर में है बच्चे, देखो दे रखा है, देखो अगर बाहरी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड AE है तो अंदर क्या होगी, E बाई के, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स रिड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे नहीं समझे, बोलो। सर मतलब ये आया कैसे ई बाय के? E बाई के कैसे आया, देखो अच्छे में बता देता हूँ, चलो। इसके अंदर E बाई के कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा बच्चे, बट मैं बताता हूँ। जैसे आमतौर पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज जो है एयर में रखा हुआ है, फ्री स्पेस है, बट लेट अस टेक
कुछ फर्क मान लेते हैं, यहाँ एयर ना होती, एयर के अलावा कोई और मीडियम होता, ये पूरा सिस्टम मीडियम के अंदर होता, तो ये ई नॉट नहीं होता, फिर इसको हम ई मान लेते। ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम इज इन एयर, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज अनदर मीडियम देन एयर, मतलब कोई और मीडियम है एयर के अलावा। जब अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, एप्सिलॉन एम होता नीचे, बाकी फॉर्मूला सेम रहता। समझे नहीं समझे? बोलो बच्चे बोलो। समझ गए सर। यार दो अलग अलग फिगर ही ड्रॉ कर लेता हूँ यार। एक में एयर है मान लो, एक में एयर है, चार्ज एयर में रखा हुआ है। एक में हम मान लेते हैं कि चलो सब कुछ सेम है, चार्ज भी ऐसे ही है, बट एयर नहीं है, कोई मीडियम है और कोई मीडियम में रखा हुआ है। तो दो अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं इसके, दोनों को डिवाइड कर देते, कट जाता, ये आ जाता ऊपर आ जाता, ये आ जाता एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाता। इसको रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इससे क्या आ जाता, इससे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के, इसको इंटरचेंज कर दो, या फिर हाँ इसको इंटरचेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा? ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई। इसका क्या मतलब है? किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये एयर का वन बाई के टाइम्स होती है, इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। समझे नहीं समझे? बोलो बच्चे। समझ गए सर। समझ गए सर। तो बाहर और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपैरिजन होता है। जैसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो उस इंसुलेटर में ई बाई के हो जाएगी, कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यार ये तो हमने पढ़ाया तो था लास्ट क्लासेस में। क्या पढ़ा रहे थे? ये देखो, ये देखो, देखो पोलराइजेशन होता है। देखो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जितनी बाहर फील्ड होती है उतने अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाती है। इंसुलेटर में पोलराइजेशन होता है बट नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाती, जीरो नहीं हो पाती तो कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। कम होके कितनी हो जाती है? ई बाई के हो जाती है। ई की जगह ई बाई के हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। समझे? समझे नहीं समझ समझे? गए सर। अच्छा, और इंसुलेटिंग स्लैब कितनी थिकनेस की है? टी थिकनेस की है। अब यहाँ पर ई को कॉमन ले लेंगे, ई को कॉमन ले लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करना है? वैसे ही जैसे पहले किया था। चलो अच्छे बता ही देते हैं आपको, ये हो जाएगा। अगर आपको पूरा डायरेक्शन देखना है तो बता ही देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है इस रीजन में, स्लैब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में। किस चैप्टर में पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने ये। और सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? क्यू बाय सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको हम वही पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऑल द डेरिवेशन वगैरह आता नहीं है यार, इसके चक्कर में मत पढ़ लेना, कल को लगे रहो 1-2 घंटे तक करते रहो डेरिवेशन वगैरह। फॉर्मूले को ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर ये जो वैल्यू आई पोटेंशियल डिफरेंस की, ये कहाँ पुट कर दी ने? ये कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी है। कौन से फॉर्मूले में? सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। जब ये वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू थोड़ी यूनिक सी आती है। यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा देखो दिखा देते हैं। ये डेरिवेशन वगैरह करना नहीं है यार, फॉर्मूले याद कर लो बस। इवन फॉर्मूले याद ना भी करो तो चल जाएगा। सीबीएसई में नहीं है ये, ध्यान रखना, सीबीएसई में नहीं है ये सब। ओके सर, समझ रहे हो बच्चे? समझ गए सर। ठीक है, यस सर समझ। कर लोगे फॉर्मूला? ये फॉर्मूला समझ गए? समझ में आ गया? समझ गए। आगे बढ़ते हैं। काफी कुछ है। ऊपर वाला वो कंडक्टिंग वाला फॉर्मूला हो गया, ये कंडक्टिंग वाला फॉर्मूला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम कॉम्बिनेशन में आते हैं। जैसे आप रजिस्टर की कॉम्बिनेशन पढ़ते थे, ऐसे कैपेसिटर की भी कॉम्बिनेशन होती है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, पहले देख लेते हैं। देखो सिंपल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सिंपल कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डाला है, कितना होगा? पूरे रीजन में डाइलेक्ट्रिक डाला है, कितना होगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के एप्सिलॉन नॉट ए। सिंपल कैपेसिटर थोड़े से रीजन में कंडक्टिंग डाला है, टी थिकनेस, टी रीजन में कंडक्टिंग स्लैब डाली है, कितना होगा? कंडक्टिंग डालिए, कंडक्टिंग। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ठीक है? Yes. सिंपल कैपेसिटर
टी थिकनेस में इंसुलेटिंग स्लैब डाली है, इंसुलेटिंग स्लैब डाली है, कितना होगा एब्सोल्यूट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। प्लस टी बाई के। ये फॉर्मुलेज हैं। ऑल दो ये दोनों याद करने की सीबीएसई में जरूरत नहीं है। अगर आप सीबीएसई के लिए सॉरी एंट्रेंस में जरूरी है, सीबीएसई के लिए हाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ सकते, स्किप कर सकते हो, बट खैर कर लो तो कोई बुराई भी नहीं है यार। आगे बढ़े, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों। सीरीज एंड पैरेलल, आप लोगों ने रजिस्टर का भी सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा होगा, तो यहाँ कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल पढ़ते हैं। ये दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हैं, इसे कहते हैं सीरीज, और ये दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हैं, इसे कहते हैं पैरेलल। समझे भाई, बोलो। यस सर। अब चक्कर क्या आता है, अच्छा यहाँ जो फॉर्मुलेज होते हैं वो रजिस्टर का उल्टा होता है। रजिस्टर का उल्टा कैसे, रजिस्टर में जब सीरीज में होता तो ऐड हो जाता था, यहाँ उल्टा है, यहाँ रेसिप्रोकल में ऐड होता है। जब ऐसे कनेक्टेड होता है तो रेसिप्रोकल में होता है। अगर जैसे ये C1 C2 है और ये दो कैपेसिटर C1 C2 है, और अगर ऐसे कनेक्टेड होगा तो उल्टा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा इस तरीके से। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई, अरे बच्चे बोलो। सर रजिस्टर के उल्टे फॉर्मूले हैं यहाँ पर। बट अब बात ये, क्वेश्चन ये है कि आए कहाँ से ये फॉर्मूले आए कहाँ से। इसको आने से पहले आप एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या क्या, देखो अच्छे, जब हम लोग रजिस्टर पढ़ते थे तो कुछ चीजें पढ़ते थे कि सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी हमें समझना पड़ेगा, यहाँ सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है। तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है बच्चों, बताओ। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ होगा। सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता था। जैसे दो रजिस्टर है, एक के बाद एक सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक से जितना करंट पास होगा दूसरे से भी सेम करंट पास होगा, दोनों से। तो यहाँ सीरीज में क्या सेम रहता है, यहाँ सीरीज में चार्ज सेम रहता है। बोलो भाई, समझे नहीं समझे। इसका चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का चार्ज क्या रहेगा, सेम रहता है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। बोलो बच्चों बोलो। अगर चार्ज सेम रहेगा तो कैपेसिटेंस भी तो सेम होगा दोनों। हाँ बोलो बच्चों बोलो। अगर चार्ज उस पे सेम स्टोर है, सेम अमाउंट का, तो कैपेसिटेंस भी तो सेम ही होगा। कैपेसिटेंस नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है यार। कैपेसिटेंस वोल्टेज अलग अलग मिलेगी उसको बैटरी से, बताएंगे अभी आपको, बताएंगे। एक काम करो यार, एक काम करो, पहले क्वेश्चन करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, पहले क्वेश्चन कर लो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक काम करो सर, मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ अच्छे, दोबारा चालू कर लेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अच्छे, कहाँ गया ये, हाँ इसमें फर्स्ट का कैसे आएगा, इसके निकालने के लिए आप वो लगाओ, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। क्या हो जाएगा भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 2 + 1 3/6। रेसिप्रोकल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/3, क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। आगे अच्छे समझ में। और इसमें क्या होगा, इसमें तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड। यहाँ उल्टा है, ध्यान ना, यहाँ रजिस्टर का उल्टा फॉर्मूला यूज होता है। बोलो भाई, समझे बच्चों। यस सर, समझ गए सर। उल्टा फॉर्मूला यूज होता है। चलो अच्छे, क्लास खत्म करते हैं यहाँ पर हमारी, और क्योंकि अब हम ना आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय सर। अरे बच्चों, जिनकी फीस नहीं आई है बच्चों, दे देना यार, देख लो, देख लेना बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों। हाँ सर, ठीक।